इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब यह कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का साथ उसके सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया, जबकि उसने हमेशा संकट की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया था। जब जब पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत पड़ी या कोई संकट आया, सऊदी अरब ने सबसे पहले उसकी मदद की। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सऊदी अरब ने भी उससे किनारा करने का मन बना लिया। उसने साफ कर दिया कि वो आर्थिक संकट से निकालने के लिए न तो पाकिस्तान को किसी तरह का बेल आउट पैकेज देगा और न ही बिना ब्याज का कोई कर्ज। अपने करीबी दोस्त के इस फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार हैरत में है। उसे ये तक नहीं सूझ रहा कि वो सऊदी अरब को कर्ज देने के लिए मनाए तो कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। उसके पास न तो पैसा बचा है, न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। ऐसे में दिवालिया होने से बचने के लिए उसे फौरन भारी भरकम कर्ज की जरूरत है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जिनसे वो कुछ दिनों का सामान ही विदेशों से खरीद सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त सऊदी अरब के सामने एक बार फिर से झोली फैलाई थी। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के कर्ज नहीं देने के इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सदमे में है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की एक गुहार पर खाड़ी देश उसकी मदद के लिए आगे आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से मोहभंग हो चुका है और वो किसी भी तरह उससे अपनी जान छुड़ाने में जुटा है। और ऐसा तब लगा जब कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब ने अपने दुश्मन तुर्की को भारी भरकम कर्ज देने का ऐलान कर दिया था, जबकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए उसके आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने दो टूक कह दिया कि वो कर्ज तभी देगा जब उसे पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा कर पाना शहबाज शरीफ के बूते के बाहर था। जबकि दूसरी तरफ उसने तुर्की को बिना किसी शर्त के $5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ लोन देने का वादा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बड़ा झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। महंगाई की वजह से वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगर मदद नहीं मिली तो यह आर्थिक संकट वहां भयानक त्रासदी का रूप ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोग गरीबी और भूख से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। 2 रोज पहले कराची में रहने वाले एक परिवार ने महंगाई से तंग आकर जहर खा लिया, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की वजह से जान देने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल में भी एक मजदूर ने 2 बच्चों के साथ गरीबी से तंग आकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह पंजाब प्रांत के ही एक दूसरे शहर में एक आदमी ने महंगाई की वजह से अपनी 4 साल की बेटी के साथ खुदकुशी कर ली थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही रूस में हवाई सेवा बंद करने की नौबत आ जाएगी। दावे के मुताबिक रूस पुर्जों की कमी की वजह से यात्री विमानों को स्टार्ट करने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें स्टार्ट करने के लिए जिन स्पार्क प्लग की जरूरत होती है रूस के पास वो लगभग खत्म है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के पास जो भारी भरकम सुपरजेट 100 विमान हैं, उनमें अमेरिकी कंपनी के स्पार्क प्लग इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यूक्रेन पर किए रूस के हमले के बाद अमेरिका ने ही रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि रूस की एक कंपनी सैटर्न के पास मौजूद कुछ स्पार्क प्लग से पिछले 11 महीनों तक काम चल गया, पर अब वो भी खत्म होने को है। रूस के एक टेलीग्राम चैनल का तो ये तक दावा है कि अगर ये किल्लत इसी तरह बनी रही तो सिर्फ सुपरजेट 100 नहीं बल्कि सुखोई विमानों के भी बंद पड़ने की नौबत आ सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व पायलट को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि वो चीन के पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जो ब्रिटेन के कानून के मुताबिक जुर्म है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना का ये पूर्व पायलट TFASA यानी टेस्ट फ्लाइंग एकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका के जरिए चीनी पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की वायुसेना की तकनीक अगर चीन के हाथ लग गई तो ये बाकी देशों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका कई बार ये आशंका जता चुका है कि चीन ताइवान को हड़पने की कोशिश में है, जिसके लिए वो आए दिन उसकी एयर स्पेस में घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका इस मामले में ताइवान के साथ खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने अपने पायलटों को ब्रिटेन की तकनीक सीखने के लिए भेजा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका से भी मुकाबला कर सकें। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को ठेंगा दिखा दिया। 2 दिन पहले ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुतिन न सिर्फ क्राइमिया गए बल्कि यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले मारियोपोल में भी जा धमके। इतना ही नहीं, रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने तो उस गिरफ्तारी वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से कर दी। असल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर आरोप लगाया गया कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेन के बच्चों को अगवा करने की घटनाओं में शामिल रहे हैं। साथ ही पुतिन पर यह आरोप भी है कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस में लाया गया। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस गिरफ्तारी वारंट के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि पुतिन के खिलाफ कोर्ट का यह आदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता।
जिसका मतलब है कि रूस ने इस बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की ठान ली है। हालांकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी वारंट का पुतिन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया के 120 से भी ज्यादा देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिसका मतलब यह कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अगर पुतिन इन 120 देशों में किसी भी देश में गए तो वहां की सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देशों में ब्रिटेन और जापान जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, जबकि 33 अफ्रीकी देश और यूरोप के 18 देशों के अलावा भी कई देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। और पुतिन पर लगे आरोपों की जांच कर रहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वकील करीम खान ने बताया कि 120 देशों में पुतिन के जाते ही उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ केस चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, इसलिए वो गिरफ्तारी वारंट को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा। इधर पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि ईरान जेल में बंद बच्चों को बिजली के झटके दे रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ईरान की पुलिस ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया था और बेरहमी से जेल में ठूंस दिया था। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि इन बच्चों को अब ईरान की सरकार जेल के अंदर तरह तरह की यातनाएं दे रही है। आरोप है कि इस दौरान कुछ बच्चों को बिजली के झटके दिए गए, यहाँ तक कि कुछ के साथ रेप होने तक का भी दावा किया गया है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना जुर्म कबूल कर लें। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जिन बच्चों को ईरान अपनी जेल में बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा है उनमें ज्यादातर की उम्र 12 साल से भी कम है। इन बच्चों को ईरान ने पिछले साल भड़के हिजाब आंदोलन के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों की वजह से गिरफ्तार किया था। इन बच्चों को इस बात की धमकी भी दी गई कि अगर उन्होंने इस बात का जिक्र जेल से निकलने के बाद किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई। बताया गया कि पुतिन ने अब वैगनर ग्रुप को पूरी तरह से रास्ते से हटाने का मन बना लिया, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपनी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में वैगनर ग्रुप की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी से पुतिन परेशान हो गए। यही वजह बताई जा रही है कि अब वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने खुद पुतिन और उनके बीच बढ़ रहे तनाव के बारे में बताया। असल में इस जंग में अब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। रूसी सेना के साथ मिलकर उन्होंने यूक्रेन के जवानों को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुतिन को इस जंग में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन नहीं चाहते कि वैगनर ग्रुप किसी भी तरह से उनके लिए खतरा बने, क्योंकि अब तक वैगनर ग्रुप के मुखिया लगातार गोला बारूद की कमी के लिए रूसी सेना पर निशाना साधते आए हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि उन्होंने पुतिन के कुछ करीबी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही येवगेनी प्रिगोजिन ने अब तक बखमुत न जीत पाने का ठीकरा भी रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर ही फोड़ा था। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता आया है कि येवगेनी प्रिगोजिन इस जंग में जीत के लिए रूस की सत्ता में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। खबर है कि इसीलिए पुतिन ने भी अब उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप को दी जाने वाली मदद बंद कर दी गई। दावा है कि इसी के बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया और उन्होंने पहली बार पुतिन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो उनकी आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं। बताया गया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने पुतिन को रूस की सत्ता से हटाने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया था, जिसकी खबर उन्हें लग गई। इतना ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन जंग के बाद वो अपने सैनिकों को एकजुट कर यूक्रेन के जीते हुए हिस्से पर कब्जे की भी तैयारी में थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने अभी से वैगनर ग्रुप के पर कतरने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें अगर इस जंग में जीत मिले तो उनके लिए वैगनर ग्रुप मुश्किलें पैदा न कर पाए। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां बाढ़ की वजह से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बुजुर्ग और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव दल के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। इस बीच ईरान ने सीरिया में लड़ाकों की भर्ती के लिए एक दफ्तर खोल दिया। ये दफ्तर सीरिया के अल हस्का प्रांत में खोला गया, जहां 20 लोगों को ईरान की तरफ से लड़ाकों को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई। और भर्ती होने वाले लड़ाकों को हर महीने $200 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 16,000 रुपए वेतन दिए जाने का ऑफर दिया गया। असल में इजराइल की सेना सीरिया में ईरान के ठिकानों को कई बार निशाना बना चुकी है। पिछले महीने ही इजराइल ने सीरिया में कई मिसाइलें गिराई थी। दावा है कि उस हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा था। और उस हमले के बाद से ही ईरान नए लड़ाकों की भर्ती का प्लान बना रहा है और इस प्लान को अमल में लाने के लिए उसने अलास्का में बाकायदा दफ्तर भी खोल दिया। और ईरान के मीडिया का दावा है कि उस दफ्तर में अब तक 80 लड़ाकों की भर्ती की जा चुकी है।